गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी लोग कैसे हैं? आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो पढ़ाई को जारी रखिएगा। यदि आप यूपी पीसीएस प्री, आरओ आरओ प्री या बीईओ प्री के एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं तो आप हमारी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी पूरी जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर और आचार्य मोबाइल ऐप और साथ ही में www.acharya.com के माध्यम से मिल जाएगी। ये आपकी सक्सेस रेट को बढ़ा देगी। ये टेस्ट सीरीज़ आपके सक्सेस में बहुत सहायक सिद्ध होगी। साथ ही आप हमारा ये जो चैनल है विज़न यूपीपीएससी, इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम एंशियंट हिस्ट्री की थर्ड क्लास होने जा रही है एमसीक्यूज़ पर। आज हमारा टॉपिक है मौर्यन एम्पायर। आशा है कि आपने पिछले दो जो क्लासेस हैं उनको किया है, दो जो वीडियोस थी हड़प्पा और वैदिक एज पर, दोनों को ही अच्छे से ध्यान से किया है, रिवीजन भी हुआ है आपका और आपको चीज़ें समझ में भी आई होंगी। आज भी आप सेम पैटर्न कीजिएगा। कितने क्वेश्चंस ठीक हुए 1 2 3 करके डालिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और अपना जो आपका पूरी परफॉर्मेंस रही उसको भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा कमेंट में। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य वंश, ठीक है। पहला, इस वंश का शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस में मौर्य वंश का वर्णन किया गया है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। मौर्य वंश के समय पश्चिमोत्तर भारत सेल्यूकस के अधीन था, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का शासन जो था धनानंद, उसको मार करके यहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना की थी, ठीक है। मुद्रा राक्षस, उसके साथ साथ राजतरंगिनी, दश कुमार चरित जो दंडी ने लिखी है, राजतरंगिनी कल्हड़ ने लिखी है। इन तीनों से ही हमें किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के शासन की जानकारी मिलती है। उसके बाद मेगस्थनीज की इंडिका, ये भी हमें बताती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का या फिर मौर्य वंश का शासनकाल कैसा था। और उसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बारे में जानने के लिए जो टेक्स्ट हमारा है वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी हमें पता चलता है मौर्य वंश का शासन किस तरीके से चलता था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जब मौर्य वंश आप पढ़ रहे हो तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। सबसे पहला शासक कौन है, इसके बारे में जानकारी के स्रोत क्या हैं। उसके बाद मौर्य वंश की स्थापत्य, ठीक है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिए, पढ़िएगा ये। और हाँ, इनके काल में कौन विदेशी आए, जैसे इसके मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे कौन आया, फिर बिंदुसार के टाइम पे कौन आया, तो इस सब को भी आपको ध्यान रखना है। और धर्म, इनका धर्म, कुछ पॉइंट्स आपको फर्स्ट लेक्चर में बताए गए थे, उसी को ध्यान में रख के आपको पढ़ना है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है। और जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया, यह ऐसा उसने लिख रखा है अपने। उस समय पे क्या था कि जो सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर जो आए हुए थे वो इस समय पे क्या हुआ है इस समय पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था। सिकंदर ने व्यास नदी के इस पार तक अपना यानी कि पश्चिमोत्तर प्रांत तक अपना आधिपत्य जमा लिया था। और वो क्या है, पूरे विश्व पे विश्व विजेता बनने की सोचकर आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? वेरी इजी क्वेश्चन। तो
फैक्चुअल है, इसका आंसर होगा बी, प्रथम लघु शिलालेख। इसमें अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही 3 अभिलेख और हैं जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। बाकी सभी अभिलेखों में अशोक को देवानम प्रियम, देवताओं का प्यारा कहा गया है। और ये 3 अभिलेख कौन से हैं? मास्की, गुर्जरा और उदयगोलम, ये कर्नाटक में है। ठीक है, इसको याद करिएगा, ये काफ़ी बार यूपी पीसीएस में पूछा भी गया है। थर्ड क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? किसान अपनी उपज का 10वां हिस्सा कर के रूप में देते थे। इस काल में किसानों से सिंचाई कर लिया जाता था। मौर्यों का शासन पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर तमिलनाडु सहित सारे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला हुआ था। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 4 से 6वां हिस्सा, 4 to 6, इतना हिस्सा ही कर के रूप में, अपनी उपज के रूप में उन्हें देना पड़ता था। अपनी उपज का सिंचाई कर लिया जाता था। जब सिंचाई की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी तो ऑब्वियसली कर तो लिया ही जाएगा। और थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर तमिलनाडु सहित पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट और ये जो तमिलनाडु, केरल, ये सब एरिया जो है किसके अंडर नहीं आता था? मौर्य शासन के अंडर नहीं आता था, ये वाला एरिया। कर्नाटक आता था? बताइए। कर्नाटक आता रहा होगा, क्योंकि वहाँ पे उसका उदयगोलम नामक क्या मिला है? अभिलेख मिला है हमें, जिसपे अशोक के नाम का उल्लेख है। तो यहाँ पे सत्य कथन कौन कौन से हो गए? केवल दो नंबर सत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 4, अशोक के अभिलेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अशोक अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा था। दूसरा, इन अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा जाता है। और तीसरा, ये अभिलेख स्थापत्य संरचना के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। सत्य कथन बताना है इसमें आपको। तो सत्य कथन कौन सा होगा, ये आप बताइए। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, वो अभिलेखों का सहारा लेता था। उसके अभिलेख मिले हैं, जैसे 8वें अभिलेख में उसने बताया है किस तरीके से उसने कलिंग पर 13वें अभिलेख में उसने बताया है कि अपने शासन के प्राप्त करने के 8वें साल में उसने कलिंग से युद्ध किया था। उसके बाद ये भी बताया है कि लोग किस तरीके से अपने धर्म को प्रैक्टिस में लेकर के आए। तो जो भी बातें उसकी होती थी वो अपनी प्रजा को अभिलेखों के माध्यम से बताता था। अब इतनी बड़ी प्रजा थी, उसका जो अशोक का जो क्षेत्र था या साम्राज्य विस्तार था काफ़ी नीचे तक था, यानी कि साउथ इंडिया में कर्नाटक तक था उसका। तो इतनी जगह जा जा के वो कैसे बता पाता? तो ये वो इसी का सहारा लिया करता था। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आज जैसे कोरोना चल रहा है तो सरकार किस तरीके से बता रही है हमें? थ्रू व्हाट्सएप, फेसबुक, मीडिया, न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें अपने मैसेजेस कन्वे कर रही है। सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है, इन अभिलेखों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ये जो है स्थापत्य के उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए ठीक है, 1 और 2 ठीक है। ठीक है, इसके 5 जो श्रेणियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, पृथक शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। ये सारे इसके अभिलेखों की श्रेणियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि दोनों यूनानी है? देखिए क्वेश्चन से ध्यान दीजिए, भाषा और लिपि यूनानी। इंडिया में अगर वो यूनानी लिखेगा कोई समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं, ठीक। अगर वो इंडिया ऑप्शन कट गया, मिस्र में लोग समझेंगे? नहीं, कट गया ऑप्शन। पश्चिमोत्तर और अफगानिस्तान, ये 2 ऑप्शन केवल बचते हैं हमारे। तो पश्चिमोत्तर भी नहीं होगा, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा सही? अफगानिस्तान। अगर आप यूपी में मलयालम लैंग्वेज में सारे चीज़ें लिख दीजिए तो क्या लोग समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। हिंदी चाहिए उन्हें,
इंग्लिश लिख सकते हैं आप। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सही, अफगानिस्तान। और अशोक के अभिलेखों की भाषा और लिपि अरामाइक और यूनानी दोनों ही हैं, ठीक। ये अभिलेख भारत में ब्राह्मी लिपि में लिखित हैं, किंतु पश्चिमोत्तर में खरोष्टी और अरामाइक में है लिपियाँ, और इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, असत्य बताना है। अशोक ने राजा बनने के बाद केवल एक युद्ध किया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इनकी विदेशी नीति धम्म घोष के आदर्श से प्रेरित है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। कलिंग युद्ध राज्य अभिषेक के 8 वर्ष के बाद किया गया, ये अभी बताया था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और इस युद्ध का वर्णन 11वें अभिलेख में किया गया, ये स्टेटमेंट गलत है। 13वें अभिलेख में अशोक ने बताया है कि उसने राज्य अभिषेक के 8 वर्ष बाद क्या किया था, कलिंग युद्ध किया था। और कलिंग युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए और लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, जिसके कारण इतना नरसंहार देखने के कारण उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने क्या किया, धम्म नीति, धम्म घोष, धर्म के मार्ग पर चलने की सोची आगे, और उसने क्या, भेरी घोष को बदलकर धम्म घोष में परिवर्तित कर दिया, युद्ध की बजाय धर्म। तो अशोक के बारे में ये बहुत अच्छी बात है कि उसने युद्धों को, जो राजा जो थे पहले क्या करते थे कि साम्राज्य विस्तार करना है, तो अशोक ने क्या किया, लेकिन साम्राज्य विस्तार के लिए तो ध्यान दिया, लेकिन युद्ध को ख़त्म कर दिया, कम कर दिया, ठीक है। उसने केवल एक ही युद्ध किया, जबकि सोचिए इतना बड़ा राजा था, सम्राट था वो, स्टिल उसने केवल एक ही युद्ध किया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, अशोक के धम्म घोष नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक की धम्म नीति सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पे प्री और मेंस दोनों में ही क्वेश्चन आ सकता है। उन्होंने हर हालत में शांति के लिए शांति की नीति ग्रहण की, ध्यान से पढ़िएगा, शांति के लिए शांति की नीति ग्रहण की। और उसने बौद्ध धर्म से संबंधित स्थानों की यात्राएं की। उसने बौद्ध धर्म की तीसरी संगति का आयोजन करवाया, ये स्टेटमेंट गलत है। बौद्ध धर्म से था अशोक, ये सभी को पता है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। और तीसरी संगति का आयोजन भी कराया था, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आप कमेंट में बताएंगे तीसरी संगति कहाँ पे हुई थी, उसका वेन्यू क्या था और उसमें अध्यक्ष कौन था, ठीक है। आप इसको कमेंट में बताएंगे। तो उसने शांति के लिए शांति की नीति ग्रहण की थी, ये स्टेटमेंट गलत है। शांति की बात तो उसने कही थी कलिंग युद्ध के बाद, पर शांति के लिए उसने ऐसा नहीं था कि अपनी सेना ख़त्म कर दी थी, सेना वो आगे भी कंटिन्यू उसने की थी। क्योंकि सेना उसने क्यों कंटिन्यू की थी, क्योंकि उसका इतना बड़ा साम्राज्य था, लोग इतने ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते कि कोई विद्रोह ना करे, तो विद्रोह होते थे, उनको दबाने के लिए तो चाहिए थी ना। तो उसने सेना एज इट इज़ कंटिन्यू की थी, और कलिंग को जो उसने जीता था उसको भी अपने अंडर में रखा था, ऐसा नहीं है कि उसको वापस कर दिया था। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा सी। देखिए, हम लोगों ने, मतलब इंडिया ने न्यूक्लियर पॉलिसी में क्या कहा है, नो फर्स्ट यूज़, शांति बनाए रखने के लिए बात की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि हमने अपनी जो सारी न्यूक्लियर वेपन है अपने सारे डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, बिल्कुल नहीं किए हैं। अभी जैसे सिप्री इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, उसमें इंडिया कितना बड़ा मिलिट्री एक्सपेंडिचर में टॉप 3 कंट्रीज़ में है, उसका ऑलमोस्ट बढ़ता ही रहता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो इसी तरीके से शांति बनाए रखने के लिए कई बार शस्त्रों की ज़रूरत होती है जो डेटरेंस का काम करते हैं, इसीलिए अशोक ने भी सेना एज इट इज़ बनाए रखी थी और कलिंग को भी अपने अंडर ही रखा था। लीजिए, इसमें लिखा ही हुआ है, तीसरा बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र में मोगाली पुतित्तिस की अध्यक्षता में हुआ था, तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। और ये जो बौद्ध संगतियाँ हैं चारों,
इनके अध्यक्ष और इनका स्थान आप जरूर याद कर लीजिए। वैसे इनका जो वेन्यू है उसको याद करने का एक शॉर्टकट है, रावे पाक, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। ये चारों 1 2 3 4 ऐसे इनके राजा के लिए कोई आप शॉर्टकट या फर्स्ट नेम से उनके बना के याद कर सकते हैं। ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। और साथ में आप क्या याद करिएगा, जैन संगति हुई थी उनको भी याद कीजिएगा। नेक्स्ट, अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धम्म महामात्र अधिकारियों को पुरस्कार और दंड देने का अधिकार सौंपा गया था। समाज में धर्म का प्रचार करने के लिए राजुक की नियुक्ति की गई थी। तो कौन से कथन सत्य हैं इसमें, बताइए। धम्म महामात्र, धम्म का क्या मतलब है, धर्म। तो लग रहा है धर्म देने वाला दंड और पुरस्कार देगा, ऐसा लग रहा है धर्म का प्रचार करेगा। तो ये धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामात्र थे, और राजुक की नियुक्ति पुरस्कार और दंड के लिए थी। तो ये मैच द फॉलोइंग में आता, तो इसका ए वाला बी में और बी वाला ए में, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सत्य है या असत्य, दोनों ही असत्य हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, अशोक द्वारा सामाजिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामाजिक सुधार, अशोक का धर्म, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक सुधार, सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक को पढ़ते टाइम आप इन्हीं अपने जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रख के पढ़िए, आपको बहुत इजी हो जाएगा याद रखने में भी। उसने पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगाई, सामाजिक उत्सवों को बंद करवा दिया था, और राज्य में अनेकता में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। कौन से कथन सत्य हैं? तीनों ही कथन इसमें सत्य हैं। उसने पशु पक्षियों के शिकार पर रोक लगवा दी थी और हिंसा को बंद किया था। सामाजिक उत्सवों में क्योंकि बहुत ज़्यादा धन व्यय होता था इसलिए उसने उस पर भी रोक लगाई थी, और अनेकता में एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया था। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आप देखिए, अशोक जो है कर्मकांडों का विरोधी था, ठीक है, इसीलिए उसने ऐसे रोक लगाई थी। और सामाजिक जो समारोह थे उन्हें वो कुरीति मानता था। जैसे आपने प्रेमचंद की कहानियों में भी पढ़ा होगा और कहानियों में पढ़ा है कि गरीब आदमी को भी मृत्यु भोज कराना पड़ता है, चाहे वो कर्ज लेकर ही क्यों ना कराए। तो ये कुरीति थी, ठीक है। और इसी तरीके से उसने राजनीतिक एकता स्थापित करने का भी प्रयास किया था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य का प्रशासन समितियों द्वारा किया जाता था। सेकंड, राज्य में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया जाता था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और सेकंड भी ठीक है। राज्य का प्रशासन जो है समितियां करती थी। आज भी बहुत सारी स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, पॉलिटी में एडॉक कमेटीज होती हैं, स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं, ये सारा राज्य का प्रशासन करती हैं, अलग अलग चीज़ की बना दी जाती हैं। और जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अशोक के समय से चला आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 11th, अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद सेल्यूकस ने, वो तो खुद ही इंडिया पे आया था जीतने के लिए, इसने भी नहीं। दरियाई बाहु ने भी नहीं। अखनातून जो शासक था इसने शांति की नीति को अपनाया था, और ये कहाँ का था, मिस्र का शासक था ये, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौटिल्य ने राजा को धर्म प्रवर्तक कहा है, शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ कहलाते थे, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और पण 3-4 तोले का सोने का सिक्का होता था। तो आपको लगता है पण जो हमेशा सभी लोग यूज कर रहे थे, उस समय की मुद्रा थी, वो 3-4 तोले की सोने की होगी? नहीं हो सकता, क्योंकि हर गरीब के पास भी इतना सोना होगा
तब तो वो फिर गरीब ही क्यों रहेगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। पण क्या होता था? 3-4 तोले का चांदी का सिक्का होता था पण। ये क्या होता था? चांदी का सिक्का, ना कि सोने का सिक्का। नेक्स्ट, मौर्य काल में अधिकारी वर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समाहर्ता राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था और सन्निधाता कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। समाहर्ता, संग्रहकर्ता हमने पढ़ा था किसमें? वैदिक एज में। ठीक है, तो समाहर्ता जो है सर्वोच्च अधिकारी होता था कर निर्धारण का, और सन्निधाता राजकीय कोषागार का संरक्षक होता था। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, समाहर्ता कर निर्धारण और सन्निधाता राजकीय कोषागार और भंडागार का संरक्षक होता था। ये जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है उसको पहले ही बता दिया जाता है, इसलिए उसको आप रिवीजन के टाइम उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट, मौर्य काल में कृषकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? राज्य जमीन को मापने का कार्य करता था। जब वो उपज का 1/6 या 1/7 भाग ले रहा है तो वो किस बेसिस पे लेगा? कोई कह देगा मेरे पास तो 1 ही बीघा खेत है और उसका 1/6 भाग दे देगा, जबकि उसके पास होगा 10 बीघा खेत, तब तो फिर चोरी होने लगेगी ना। तो ऑब्वियसली बात है कि वो राज्य जो है जमीन मापने का कार्य करता होगा। दास उत्पादन कार्यों में लगे हुए थे। उस समय दास प्रथा थी तो वो लगे हुए थे उत्पादन कार्यों में। जैसे चंद्रगुप्त को ही जो कहा जाता है, चंद्रगुप्त को चाणक्य ने एक दास से ही खरीदा था। वो किसी का दास था, उसी से खरीदा था 15 पण में। नेक्स्ट, राज्य कृषकों के लिए सिंचाई और जल वितरण की व्यवस्था करता था। पिछले हमने अभी एक क्वेश्चन में पढ़ा था कि राज्य जो है सिंचाई कर लगाता था। सिंचाई कर तो तभी लगाएगा ना जब हमें सिंचाई और जल की व्यवस्था देगा, तो वहाँ से हमने इस आंसर को डिराइव कर लिया। ये स्टेटमेंट ठीक है। इस समय पहली बार सुगठित कर निर्धारण प्रणाली का विकास किया गया। ये हमें पक्का पता है कि कर निर्धारण प्रणाली थी, क्योंकि समाहर्ता एक अधिकारी हुआ करता था। अधिकारी तो तभी होगा जब उसका कोई काम होगा। अब पहली बार किया गया करता था, इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है। तो हड़प्पा, वैदिक, इनमें कोई कर प्रणाली हमें दिखाई देती है? इतनी सुगठित नहीं दिखाई देती है। तो यही होगा, और इसीलिए फोर्थ स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। 1 2 3 4 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, मौर्य शासकों द्वारा एक मजबूत केंद्रीय शासन स्थापित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा नियंत्रण पाटलिपुत्र की अनुकूल अवस्थिति के कारण संभव हुआ। पाटलिपुत्र कहाँ पर है? आज वर्तमान पटना में। नदियां हैं, खदानें हैं, ठीक है, प्लेन एरिया है जिससे कि कृषि हो सकती है। यहाँ से खदानें हैं तो रॉ मटेरियल मिल सकता है किले वगैरह बनाने के लिए, तलवार बनाने के लिए, वेपन्स के लिए। उसके बाद तराई इलाका है, उसके बाद किलेबंदी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। और साथ में क्या है, हाथियों के चलने के लिए भूमि जो है इस तरीके की है कि हाथी चल सके। उस समय हाथी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे सेना में, ठीक। इस जो पटना या पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र ही बोलेंगे, पाटलिपुत्र, इसके पास धन है, अन्न है, वेपन है, बड़ा साम्राज्य है, किला है, राजा है। तो पूरी ज्योग्राफिकल कंडीशंस इसकी बहुत अच्छी हैं। इसी कारण ये जो अनुकूल अवस्थिति थी, इसी के कारण ये केंद्रीय शासन स्थापित हो सका, ठीक है। पाटलिपुत्र से जल मार्ग द्वारा राज्य कर्मचारी चारों ओर आ जा सकते थे।
नदियाँ थी जिसके कारण आ जा सकते थे लोग। पूरे साम्राज्य में सुगठित सड़क मार्ग का विकास किया गया था, क्योंकि प्लेन एरिया था इसलिए सड़क मार्ग का विकास संभव था। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं। कहा भी जाता है कि किसी भी कंट्री की या किसी भी नेशन की जोग्राफिकल कंडीशंस उसको सेफ बनाती हैं या उसकी स्थिति को सुदृढ़ बनाती हैं। वर्ल्ड वॉर के टाइम अमेरिका क्यों अलग रहा था? क्योंकि वो उसने तो साम्राज्यवादी इंपीरियलिज्म को किया नहीं था अडॉप्ट। उसके बाद वो बीच में अटलांटिक सागर आ जा रहा था, इसलिए उसे ज़्यादा प्रॉब्लम ही नहीं हो रही थी इधर क्या हो रहा है यूरोप की तरफ। जब जापान ने उस पर हमला किया था पर्ल हार्बर पे, तब वो ज़्यादा एक्टिव हुआ था। एक्टिव था, पूरी तरीके से डीएक्टिवेट नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, इसमें आप देखिएगा, मेगास्थनीज ने एक सड़क की चर्चा की है जो पश्चिमोत्तर भारत को पटना से जोड़ती है। उस समय सड़कें भी थी। ठीक, नेक्स्ट, मौर्य काल की वास्तुकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है हमें। तो बड़े पैमाने पर पत्थर की इमारत बनाने का कार्य प्रारंभ हुआ। ठीक है, पत्थर के स्तंभ राजस्थान में तैयार किए जाते थे। ये स्टेटमेंट गलत है। मौर्य शिल्पियों ने सर्वप्रथम बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए चट्टानों को काटकर गुफाएं बनाई। ये आपने सुना होगा कि अशोक ने और काफ़ी सारे लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए गुफाएं जो हैं गिफ्ट की थी, उन्हें दान में दी थी। इस काल में पांडु रंग वाले बलुआ पत्थर के एक ही टुकड़े से बना स्तंभ उन्नत तकनीकी ज्ञान का उदाहरण है। ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो पत्थर के जो स्तंभ थे वाराणसी के पास चुनार में बनाए जाते थे। जब पटना या पाटलिपुत्र से, वाराणसी पास है कि राजस्थान पास है, जो जगह पास है वहाँ पे हम रॉ मटेरियल के लिए आएंगे। जब चुनार में पत्थर मिलते हैं तो हम क्यों जाएंगे इतना दूर? तो इसीलिए हम यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और ये जो है बराबर की गुफाएं दान में दी गई थी, मौर्य शिल्पियों ने जो बनाई थी बौद्ध भिक्षुओं के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। गंगा के मैदान में नई भौतिक संस्कृति के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान रखिएगा, मौर्य शासन जो है गंगा नदियों के आसपास था। गंगा की जो और सहायक नदियां हैं वो थी, आपको पता ही है पटना या पाटलिपुत्र इन सब के आसपास कौन कौन सी नदियां हैं, तो इसको देख लीजिएगा। लोहे का प्रचुर प्रयोग होता था। अभी बात की थी खदानें मिली थी हमें, तो लोहे का प्रचुर प्रयोग होगा, सही बात है। आहत मुद्राओं की उपलब्धता थी, ये भी ठीक है। और लेखन कला का प्रयोग होता था। लेखन कला के कारण ही हमें कौटिल्य का अर्थशास्त्र और बहुत सारी और जो है टेक्स्ट मिले हैं, उनसे पता चलता है कि लेखन कला का प्रयोग होता था। और सबसे बड़ी लेखन कला की क्या एग्जाम्पल है? चंद्रगुप्त मौर्य के स्तंभ लेख। चंद्रगुप्त मौर्य ने, सॉरी, अशोक के लेख, चंद्रगुप्त मौर्य के नहीं, अशोक के जो लेख हैं, और सत्यमेव जयते, सारे सिंह, शीर्ष और कलश पे जितने भी लेख मिले हैं उनमें लेखन कला का ही तो प्रयोग है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ। इसको एक ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। अशोक की उपाधि देवानम पीएम पियदासी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि देवानम पीएम पियदासी का मतलब क्या है? देवताओं का प्यारा। तो देख लेते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है, कौन से गलत हैं। देवानम पीएम पियदासी उपाधि अशोक द्वारा हिंदू धर्म में उसकी आस्था का प्रतीक है।
देवता हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? हिंदू धर्म में। तो ये बिल्कुल आस्था थी उसकी, इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक है। यह उपाधि संगम राजाओं ने भी धारण की थी, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। संगम राजाओं ने इस उपाधि को धारण किया था, और जो तमिल में अनुदित संगम है उसमें ये हमें मिलता है लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक की धार्मिक नीति और यज्ञ विरोधी रुख से ब्राह्मणों में प्रतिक्रिया हुई। सेकंड, मौर्य शासन में वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया। थर्ड, प्रांतों में दमनकारी शासन था। फर्स्ट स्टेटमेंट पहले हम देखते हैं क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट, धार्मिक नीति और यज्ञ विरोधी नीति। ब्राह्मण, हिंदू धर्म पहले से चल रहा था, इधर अशोक आया, अशोक ने क्या कहा? पशु पक्षी वध को बंद कर दिया कि इनको नहीं मारा जाएगा। कर्मकांड उसे पसंद थे? नहीं पसंद थे। तो जब इन दोनों चीज़ों को बंद करेगा, यज्ञ को बंद करेगा, तो कौन नाराज होगा? ब्राह्मण नाराज होंगे। इसीलिए बृहद्रथ को किसने मारा था? पुष्यमित्र शुंग, जो एक ब्राह्मण था। ऐसा कहा जाता है कि वो ब्राह्मण था, नाराज था, इसलिए मार दिया। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया होगा वित्तीय संकट उत्पन्न, इतनी बड़ी सेना रखनी है, इतना बड़ा साम्राज्य चलाना है, ठीक है, तो वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ होगा, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। प्रांतों में दमनकारी शासन था, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जब ज़्यादा दमन होता है तो जनता कहीं ना कहीं आवाज़ उठाती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी। 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, मौर्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। उज्जैन और तक्षशिला के अधिकारियों का स्थानांतरण होता था। सेकेंड, इस काल में आहत रजत मुद्राओं का प्रचलन नहीं था। अभी हमने बात की थी आहत मुद्राएं थी, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। पूर्वोत्तर भारत में सर्वप्रथम पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। पकाई गई ईंटों का पूर्वोत्तर भारत में, हड़प्पा काल में पकाई गई ईंटें प्रयुक्त हुई थी, पर कहाँ? पश्चिम भारत में, ठीक है। तो यहाँ पे पकाई हुई ईंटों का प्रयोग हुआ है कहाँ पे? पूर्वोत्तर भारत। कौन सा हो जाएगा? ये है इंडिया, ये वाला यहाँ पे, तभी तो आपको स्तूप और ये सब मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और सातवाहनों ने मौर्य शासन प्रणाली का अनुकरण किया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा असत्य कथन है। और ये आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। नेक्स्ट, चीन की दीवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीन के राजा शी हुआंग ने यूनानियों के हमले से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए चीन की दीवार का निर्माण करवाया, ठीक। नेक्स्ट, यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नामक राज्य स्थापित किया। तो आपको क्या लगता है क्यों करवाया गया होगा? ये तो बात समझ में आती है कि इतनी बड़ी दीवार बनवाई गई है तो किसी, या तो आपदा को रोकने के लिए या फिर लोग आक्रमण रोकने के लिए। जैसे कहा भी गया था, एक सजेशन में आया था कि सुनामी को रोकने के लिए ऊंची सी दीवार बनवाई जा सकती है। तमिलनाडु तट पे बहुत सुनामी ने तबाही जब मचाई थी, तब ऐसा सजेशंस आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत है। यूनानियों के आक्रमण के लिए उन्होंने चीन की दीवार नहीं बनवाई थी, बल्कि शीथियन शकों के हमले, शकों का आक्रमण हो रहा था, इसलिए उन्होंने दीवार का निर्माण कराया था। और यूनानियों ने उत्तर अफगानिस्तान में बैक्ट्रिया नामक राज्य की स्थापना की थी, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी। केवल 2 सत्य स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया? सबसे पहला आक्रमण किसका था? यूनानियों ने आक्रमण किया है सबसे पहले, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट,
मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। इसका संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? वेरी इजी क्वेश्चन। इसका संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य, हमेशा याद रखिएगा। मौर्य शासन की स्थापना थी तो ये मौर्य था। कई बार कंफ्यूजन होता है और जल्दी में चंद्रगुप्त प्रथम लगा देते हैं। ये गुप्त वंश का राजा था। बिंदुसार इसका बेटा था, चंद्रगुप्त मौर्य का। नेक्स्ट, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा है। इसमें उन्होंने जो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होना चाहिए उसको बताया है, साथ में समाज के बारे में भी थोड़ी चर्चा की है। ये संस्कृत में लिखा गया है और इसका जो सप्तांग सिद्धांत है, इसमें जो उन्होंने सप्तांग सिद्धांत दिया है उसमें 7 चीज़ें बताई हैं। उनको आप लोग कमेंट में बताएंगे। 7 अंग जो बहुत आवश्यक हैं किसी भी राज्य की सफलता के लिए और किसी भी राजा के लिए, तो वो आप कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा क्या क्या है। आपको उसके 3 बता देते हैं। राजा, कोश, मित्र, 3 बता दिए हैं, 4 आप लोग कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट, मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चंद्रगुप्त मौर्य था पहला, उसके बाद उसका बेटा कौन हुआ? बिंदुसार, और उसका बेटा अशोक। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। डी सही है बिल्कुल। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? हमें पता है कौन सी थी। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र उसकी राजधानी थी। ठीक है। और उज्जैन, तक्षशिला उस समय के महत्वपूर्ण नगर हुआ करते थे। ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। अनेक स्थानों से अशोक के शिलालेख मिले हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो आप बताइए कहाँ पर मिले होंगे। कंधार, बिल्कुल सही, कंधार में मिले हैं। ये कहाँ? पश्चिमी भारत में पड़ता है। ब्रह्मगिरी में भी मिले हैं, जौगढ़ में, गिरनार और लुम्बिनी। लुम्बिनी नेपाल में है। ये लुम्बिनी में भी गया था क्योंकि वो एक बौद्ध स्थल है। क्योंकि आपने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ना कि बौद्ध स्थलों की इसने यात्रा की थी, तो लुम्बिनी भी गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? डी। ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29। कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इजी, आप बता पाएंगे। कर क्या होता है? जो रेगुलर बेसिस पे लिया जाता है। इनकम टैक्स, रोड टैक्स, वाटर टैक्स हर महीने लिया जाता है। और नजराना क्या है? काइंड ऑफ गिफ्ट, जब आपकी इच्छा हो तो आप दे दें किसी को। जैसे किसी को आपको मन है बर्थडे पे देना या दिवाली पे मिठाइयाँ देना, इस तरीके, ये काइंड ऑफ नजराना है। ठीक है। अनियमित होता है, आपकी इच्छा होती है तो देते हैं, अदरवाइज नहीं देते हैं, पर आपको कर देना जरूरी है। चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं। कर अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे। अनियमित गलत है, ये तो नियमित होते थे। नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था, ये भी गलत है, ये अनियमित होता था। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट, इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो यहाँ पे तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 29 का डी, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। 30, मौर्य शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल या गवर्नर के रूप में भेजा जाता था। जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था, वहाँ राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। देख लेते हैं। राजकुमारों को भेजा जाता था गवर्नर के रूप में, बिल्कुल सही है। जो अशोक था वो उज्जैनी का गवर्नर था, और जब विद्रोह होते थे तो भी भेजा जाता था इन्हें ही। और जो सम्राट जहाँ पे सीधा शासन था, वहाँ पे राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी कर वसूलते थे। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जैसे आजकल यूनियन टेरिटरीज हैं, जो हमारी यूटीज़ हैं, उनमें भी प्रेसिडेंट के द्वारा
जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो काम करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? सी। सी सही है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ें उसको कंटेम्प्रेरी जरूर जोड़ के पढ़ा करें। अब आपसे पूछ दिया जाए कि मौर्य शासन में और आज के जो शासन काल है उसमें समानताएं या भिन्नताएं बताइए, तो आप कैसे बता पाएंगे? तो आपको उसको इसी तरीके से पढ़ना है कि कंटेम्प्रेरी से जोड़ते चलिए, क्योंकि पॉलिटी तो आज पढ़ भी रहे हैं, तो हिस्ट्री और पॉलिटी को जोड़ लीजिए। नेक्स्ट 31, मौर्य शासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य शासन के छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आप इसको कंटेम्प्रेरी कैसे जोड़ेंगे बताइए? दमन-दीव और दादर नगर हवेली किसके अंडर में आता है? कौन से हाई कोर्ट के अंडर में? मुंबई हाई कोर्ट। तो जो पास के जो क्षेत्र हैं, जो छोटे छोटे हमारे यूटीज़ हैं, जो पास का बड़ा स्टेट है, कहीं ना कहीं उससे हेल्प मिलती है। पूर्णता शासन तो प्रेसिडेंट का है आज के समय में, उस टाइम से कुछ डिफरेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उन्हें सहायता रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए, जो तक्षशिला और उज्जैन और पाटलिपुत्र 3 बड़े नगर थे। राजा के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर जगह जा सके, तो तक्षशिला कहाँ हो गया? पश्चिम इधर, तक्षशिला यहाँ पे हो गया अगर मानते हैं ये इंडिया है। उज्जैन इधर कहीं पे हो गया और पाटलिपुत्र इधर हो गया। तो राजा यहाँ इन तीनों ही जगह से राजा जो है प्रांतीय राजधानियों के माध्यम से अपना शासन कर पाता था। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मौर्य शासक आवागमन के लिए महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। पाटलिपुत्र में शासन क्यों सफल हो पाया? बिकॉज ऑफ नदियाँ एंड रोड्स। तो अगर वो सेफ नहीं होंगी तो राजा कैसे जीत पाएगा? माना ये कोई रोड जा रही है और इस पे किसी शत्रु राजा ने क्या किया है? अपना आधिपत्य जमा लिया है, तो ये जो पाटलिपुत्र वाला राजा है वो कैसे अपने आप अपना शासन कर सकेगा ठीक ढंग से? उसको इन रोड्स पर भी अपना आधिपत्य रखना होगा, तो ये या नियंत्रण रखना होगा। तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। प्रदेशों में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना भेंट किया करते थे। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जैसे अंग्रेजों को जमींदार लोग जो थे अपनी जमींदारी बनाए रखने के लिए नजराना दिया करते थे, तो इसी तरीके से प्रदेशों में भी ये काम होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसका क्या नाम था? क्या नाम था उसका? मेगस्थनीज। इसने कौन सी बुक लिखी है? इंडिका। और ये जो राजा था सेल्यूकस निकेटर, इसका ये राजदूत, इसने इसको भेजा था अपने यहाँ। और मेगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है? इंडिका। इंडिका मौर्य शासन के बारे में जानकारी देती है। ठीक है, और ये और भी लिखे हुए हैं नीचे कि कौन सा विदेशी किसके दरबार में आया है। डायमिकस आया है बिंदुसार के टाइम पे, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, और हिंसान हर्ष के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज ने भारत में जो देखा उसका विवरण दिया। सम्राट के विषय में उसके विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, सम्राट के जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न होता था। बिल्कुल होता होगा। आज भी तो जब पीएम आते हैं, सीएम आते हैं, तो कितना पूरी गाड़ियों का काफिला चलता है, जश्न होता है, लोग देखते हैं कि सीएम आ रहे हैं, पीएम आ रहे हैं, तो उस समय भी ऐसा होता था। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट, उनके अंगरक्षक सोने व चांदी से सजे हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। ये स्टेटमेंट भी ठीक है।
हाथी उस समय बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते थे और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी गिफ्ट में भी दिए थे। ठीक है, और उसने व्यास नदी तो पार नहीं की थी सिकंदर ने, क्योंकि उसके जो सैनिक थे उन्होंने ही मना कर दिया था। स्टिल उसने जो है 500 हाथी गिफ्ट किए थे, क्योंकि पश्चिमोत्तर प्रांत जो था उस समय सिकंदर के नियंत्रण में था। थर्ड स्टेटमेंट, राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। ये स्टेटमेंट भी ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए, हथियारबंद महिलाएं, हथियारबंद पुरुष नहीं, महिलाएं। ठीक है, तो ये कुछ वहाँ पे डिफरेंट दिखाई देता है मौर्य साम्राज्य में, ऐसा मेगास्थनीज ने लिखा है। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। आप हथियारबंद पुरुष की कल्पना तो आप कर सकते हैं, इजी है, कॉमन है, ठीक है, होता होगा, स्वाभाविक है, पर महिलाएं थी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा को हमेशा डर रहता था, इसलिए राजा जो है हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था। पहले के राजा बहुत भोग विलासी हुआ करते थे, तो महिलाएं उनके आसपास रहती थी, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब महिलाओं को भी हथियार पकड़ा दिए जाए, कहीं वो कोई हमें मार ना दे आकर के, इसलिए शायद ऐसा किया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, मौर्य साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उज्जैन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग था। ठीक, नेक्स्ट, आधुनिक पाकिस्तान व अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। आवागमन उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन का मार्ग था, ये स्टेटमेंट गलत है। उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा हो गई? ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई वेस्ट। उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, यही तो हुई ना। यहाँ पे कहाँ उज्जैन पड़ता है? उज्जैन तो इधर कहीं पे पड़ता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, ये बात सही है। हमने क्या पढ़ा था? ये सारा इलाका सिर्फ केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत, केरल तमिलनाडु को उस समय कुछ और नाम से कहा जाता होगा, तो वो छोड़ करके, और उत्तर भारत को छोड़, पूर्वोत्तर भारत को छोड़ के बाकी सब किसके, मौर्य साम्राज्य के अधीन था। नेक्स्ट क्या है? अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के विचार नहीं है, कौटिल्य के विचार हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के कोई विचार नहीं है, कौटिल्य ने ही तो चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया है। ठीक है, तो इसमें ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये भी गलत है, केवल स्टेटमेंट कौन सा सही है? बी। तो देख लेते हैं क्या पूछा है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? सही तो केवल एक ही है, तो क्या हो जाएगा? बी, बी सही है। 35, अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की, सही स्टेटमेंट है, हम पीछे देख चुके हैं। अशोक के ज्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखे हैं। नेक्स्ट, अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, ये स्टेटमेंट थी है 13th अभिलेख जो है उसका 13वां, उसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। आप इस स्टेटमेंट के बारे में बताइए। ज्यादातर अभिलेख, खरोष्टी लिपि में उसने अभिलेख लिखे हैं, सही बात है, पर ज्यादातर नहीं लिखे हैं। ज्यादातर कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी। जब इंडिया में अपने सारे लेख उसके इतने सारे मिल रहे हैं, तो वो खरोष्टी में क्यों लिखेगा? कोई पढ़ेगा? अगर स्पेनिश या फ्रेंच कोई मूवी आ रही है, कोई बोल रहा है, आपको कोई इंटरेस्ट है उसमें? कब हंसना है, कब इमोशनल होना है, कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आप उस लैंग्वेज को समझते ही नहीं हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी, 35 का सी आंसर हो जाएगा। 1 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट 36, कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने व दूसरों को उसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। धम्म के संदर्भ में उसके क्या विचार थे?
अशोक ने, पता है, धर्म के मार्ग पे चलने की बात कही थी। उसने अपने जो विचार थे, इसकी शिक्षा किस तरीके से दी होगी? अभिलेखों के माध्यम से, स्तंभ लेखों के माध्यम से, लघु शिलालेखों के माध्यम से। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। आज भी कहा जाता है कि प्रेम से दिल जीतिए, तो ये ठीक है। वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, इसके बदले वे धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जब वो सारी दुनिया को कह रहा है कि धर्म पे चलो, तो अपने बेटे और पोतों को क्यों मना करेगा? तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। अशोक ने श्रीलंका में संघमित्रा और महेंद्र, उसके जो बेटे और बेटी थे, उनको भी धर्म के प्रसार के लिए भेजा था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 37, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। किस चीज़ की शिक्षा? धर्म की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? अभी कुछ देर पहले हमने एक अधिकारी का नाम पढ़ा था, धम्म महामात्र या धम्म महामात्र। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है सी। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 38, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ साधन का प्रयोग किया गया होगा, देख लेते हैं स्टेटमेंट। अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। बिल्कुल सही है, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं उसने अपने मैसेज कैसे कन्वे किए? शिलाओं के माध्यम से। उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो स्वयं नहीं पढ़ सकते थे। ठीक बात है। और उसने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया से उस समय दोस्ती थी, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। इससे क्या पता चलता है कि अशोक के समय में विदेशी संबंध मजबूत थे, या उसने विदेशी संबंधों उस स्थापना की, विदेशी राजाओं से उसका संपर्क था, तो उसने यहाँ अपने दूत भेजे थे। श्रीलंका में कौन भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट 39, अपनी प्रजा के लिए अशोक द्वारा दिए गए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान और कर्मकांड किसी काम के नहीं हैं। सही बात है, अशोक इसका विरोधी था। उसने कर्मकांडों के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई। क्या रीतियां बताई उसने? अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, बड़ों का आदर करें, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रवणों को दान देना। सारी दोनों ही स्टेटमेंट ये ठीक हैं। तो कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है? ए और बी दोनों, 1 एंड 2 दोनों, यानी कि स्टेटमेंट ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए, अशोक ने जो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट है ना दिया है, जो बताया है, ये उसका क्या शो करता है? लिबरलिज्म, उदारवादिता। वो कितनी उदार विचारधारा रखता था कि जो नीचे लोग थे, कहाँ तो आप देख रहे हैं कि दासों द्वारा उत्पादन कार्य किया जाता था, यानी कि दास होते थे उस समय जो उत्पादन कार्य कर रहे थे, उनको ये नहीं कहा जाता था कि आप बिल्कुल 16 और 18 घंटे काम करिए, बल्कि वो क्या कह रहे हैं? उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए, अपने से बड़ों का आदर करना। ये भारतीय संस्कृति में एक लंबे समय से चला आ रहा है। कब से? अशोक के समय से, मौर्य साम्राज्य से। जीवों पर दया करना, जीवों पर दया करना अशोक के समय से चला आ रहा है। अगर हम आज जीवों पर दया करते तो शायद ये जो वुहान से निकल के आया है कोरोना, तो शायद ना होता। देन ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। ब्राह्मणों से उसकी कोई लड़ाई नहीं थी। जैसे यहाँ पे जब वो दान की बात कर रहा है, उसकी लड़ाई नहीं थी, वो कर्मकांडों से को सही नहीं मानता था। ठीक है, तो ये वो भले ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था, पर ये नहीं कह सकते कि वो हिंदू धर्म के खिलाफ था, क्योंकि ब्राह्मणों को दान देने की बात कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा।
और कभी भी जैसे कोई उदारवादी बात आपको लिखने के लिए आ जाए या कहा जाए कि कल्याणकारी राज्य है भारत, मेन एग्जाम में आप लिख रहे हो, तो आप इस बात को कोट कर सकते हैं, ऐसे में कोट कर सकते हैं कि जो उदारवादी नीतियां हैं वो एक लंबे समय से चली आ रही हैं। या जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जब पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व हमारे भारतीय संविधान में जो दिए गए हैं, तब भी हम लिख सकते हैं कि उदारवादी जो तत्व हैं उनका समावेश हमारे भारत में एक लंबे समय से आया है। उन्हीं को कहीं ना कहीं ध्यान रख के या उन्हीं रास्तों पे चल के हमने इनका समावेश किया है। और क्योंकि डीपीएसपी में भी हमारे लिबरल कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी उदारवादिता दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, मगध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा और सोन नदियां मगध से होकर गुजरती थी, सही बात है। मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा था, बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी, ये भी सही बात है। तीनों स्टेटमेंट ठीक है। इन तीनों स्टेटमेंट्स को अगर आपने आज नहीं भी आप पढ़ के आए हैं मौर्य साम्राज्य, स्टिल आप बता पाएंगे क्योंकि इन तीनों के बारे में हम कहीं ना कहीं पीछे डिस्कस कर चुके हैं। और ऐसे भी आप जान सकते हैं, गंगा सोन नदियाँ ज्योग्राफी से निकल आया, लौह अयस्क मिनरल आप पढ़ते हैं ज्योग्राफी से निकल आया आपके, क्योंकि झारखंड वगैरह का इलाका जो है वहाँ पे अभी भी मिनरल्स मिल रहे हैं। मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा था, ये बात भी सही है, जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिलता है, तो ये भी ठीक है बिल्कुल। ये भी ज्योग्राफी से, अगर आपको ज्योग्राफी भी अच्छे से पता होगी तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं। सारे जो टॉपिक्स हैं ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। जब आप इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, जब आप आंसर उस तरीके से पढ़ेंगे तो आंसर आपका बहुत अच्छा होगा और बहुत ज़्यादा उसमें विस्तार होगा। हर जगह से आप चीज़ों को लेकर के आएंगे, ठीक है, ज़्यादा डाइवर्सिफाई आप आंसर लिख पाएंगे। तो मेंस के लिए भी इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट 41, निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं था? मगध का शासक नहीं था, तो प्रसेनजीत जो है मगध का शासक नहीं रहा कभी भी। प्रसेनजीत कहाँ का शासक था? कोसल महाजनपद का, ठीक है। नेक्स्ट 42, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा है? कभी नहीं रहा है, ठीक है, तो राजगृह रहा है, पाटलिपुत्र में पता है रहा है, श्रावस्ती कभी भी नहीं रहा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? केवल 3, श्रावस्ती इसकी राजधानी कभी भी नहीं रहा है, ठीक। नेक्स्ट 43, सिकंदर द्वारा अपनी विश्व विजय अभियान के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में मगध की ओर कूच करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब चाणक्य जो है चंद्रगुप्त को बना रहे थे, क्योंकि चाणक्य ने ही उसका पूरा उसे सिखाया है युद्ध कला, तक्षशिला में उसको शिक्षा के लिए भेजा, सब कुछ किया। उस समय सिकंदर जो है भारत की ओर बढ़ रहा था, तो चाणक्य को ये जो है अफगानिस्तान की तरफ था, और चाणक्य को चिंता थी कि कहीं सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण ना कर दे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको, सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। ये बात सही है, क्योंकि सिकंदर जो है मैसिडोनिया की तरफ से आया था, वो आ रहा था इतने दिन से, जो सेनाएं थी वो अपने घर से इतना दूर इतने दिन से रह रही थी, थक गई थी, तो उन्होंने अपने आप ही इनकार कर दिया। दूसरा एक और कहा जाता है कि सिकंदर जो है वो बहुत ज़्यादा भगवान में भरोसा करता था, उसे लगता था कि वो देवता है, अपने आप को देवता मानता था। कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई जिससे उन लोगों के अंदर अंधविश्वास सा बैठ गया सेना के अंदर कि यहाँ पे अगर हम एंटर करेंगे इंडिया में तो देवता हमसे नाराज़ हो जाएंगे। जैसे कहीं अचानक से आग लग गई, कहीं कुछ हो गया, इस तरीके की घटनाएं, उन्हें लग रहा था कोई सुपर नेचुरल पावर है जो ये सब कर रही है, हमें जाने से रोक रही है, इसलिए सेना ने मना कर दिया था। ये बात कितनी सत्य है कितनी असत्य है इसका पता नहीं कि वो सुपर नेचुरल पावर से डर गए थे, पर ऐसा मिलता है कुछ टेक्स्ट में। सिकंदर की सेना भारत के शासकों के पैदल रथ और हाथियों की
बड़ी बड़ी सेनाओं से भयभीत हो गई थी। ये बात भी ठीक है। आपको बताया कि इस समय पे बहुत हाथियों का डोमिनेंस था, हाथी अच्छे माने जाते थे। ठीक है, तो इसलिए शायद सिकंदर की सेना ये भी देख के डर गई थी। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने बाद में उसे 500 हाथी भी दिए थे। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं। कौन सी थी? बहुत इजी क्वेश्चन है। वैशाली, मथुरा, कौशाम्बी या चंपा? तो इसका सही आंसर है वैशाली। वैशाली मगध की वज्जी की राजधानी थी। ठीक है, वैशाली की जो पुत्र वधु थी, नगर वधु जो थी, वो महात्मा बुद्ध की शिष्या बनी थी। यहाँ पे उत्तर सी टाइप हो गया है, आंसर होगा यहाँ पर ए। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली, बिहार में थी। मथुरा की सूरसेन, कौशाम्बी की वत्स और चंपा अंग। ठीक है, नेक्स्ट 45। पुरातत्वविदों ने जनपद नामक इकाई की कई बस्तियों की खुदाई की है। ये जनपदीय बस्ती या बस्तियां निम्नलिखित में से किन स्थानों पर स्थित हैं? खुदाई में कुछ कुछ मिला था, इसीलिए तो हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल पाई। तो जनपद पुराना किला दिल्ली, हस्तिनापुर मेरठ और अतरंजी खेड़ा एटा, इन तीनों ही स्थानों से हमें खुदाई में बस्तियां मिली हैं। तो ये तीनों ही ऑप्शन ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ क्वेश्चंस इसमें महाजनपद के भी हैं। तो महाजनपदों की कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। अपनी सुरक्षा के लिए ऑब्वियसली बात है वो किलेबंदी करेंगे। सही है। राजा सेना रखने लगे थे जिसे वेतन दिया जाता था। वेतन का संपूर्ण भुगतान आहत सिक्कों के रूप में दिया जाता था। वेतन दिया जाता होगा यहाँ तक ठीक है, संपूर्ण भुगतान ये सही नहीं लग रहा, क्योंकि ऐसा सुनते हैं कि जागीरें भी देते थे और भी चीज़ें दिया करते थे। तो संपूर्ण भुगतान अगर सिर्फ होता भुगतान आहत सिक्कों में तो ये स्टेटमेंट ठीक होता। संपूर्ण भुगतान जो है इसको गलत करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। यहाँ पे देख लीजिए, सिपाहियों को वेतन पूरे एक मिनट, तो यहाँ पे देख लीजिए आप ए। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। ये किलेबंदी आक्रमण से सुरक्षा करती थी। ये राजाओं की समृद्धि और वैभव को भी दर्शाती थी। राजा सेना रखने लगे थे और सिपाहियों को वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान आहत सिक्कों में होता था, ना कि संपूर्ण भुगतान। नेक्स्ट, महाजनपदों की कर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपद की कर प्रणाली, प्रायः उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहते हैं। ठीक, कारीगरों को श्रम के रूप में कर का भुगतान करना होता था। ये स्टेटमेंट गलत है। 1/3 हिस्सा नहीं होता था, जबकि ये स्टेटमेंट ठीक है। श्रम करिए और कर का भुगतान हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सेकंड सही हो जाती है। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1/6वां हिस्सा देना पड़ता था अपनी उपज का, ना कि 1/3। 1/3 दे देंगे तो बेचारों के पास बचेगा ही क्या? ठीक है, जैसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस में 1/3 नंबर काट लिए जाते हैं तो हमारे कितने सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं ना, नेगेटिव मार्किंग में हमारे मार्क्स चले जाते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48। महाजनपदीय कर व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन कर व्यवस्था पर क्वेश्चन। पशुपालकों को जानवर या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आखेटक और संग्राहक कर से पूर्णतः मुक्त थे। जब पशुपालक जो हैं अपने या तो जानवर दे दें
या फिर उत्पाद मिल्क प्रोडक्ट्स दे दें अपने। सही है ये स्टेटमेंट। व्यापारियों को भी खरीदने बेचने पर ये स्टेटमेंट भी ठीक है। आखेटक और संग्राहक ये कोई एलीट क्लास थोड़ी थे जो ये मुक्त होंगे, इन्हें भी कुछ ना कुछ कर देना पड़ता था। तो ये स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत हो जाएगी। तो 1 और 2 क्या पूछा है? सही। तो 1 और 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट 49, प्राचीन महत्वपूर्ण नगर कौशाम्बी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? कौशाम्बी कहाँ स्थित है? एक तो गाजियाबाद के पास कौशाम्बी पड़ता है, कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन। दूसरा कौशाम्बी कहाँ है? इलाहाबाद में। तो ये इलाहाबाद में पड़ता है। यहाँ से किले की दीवार के अवशेष मिले हैं और ये लगभग 2500 वर्ष पुराना है। कौशाम्बी की राजधानी क्या है? कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी है, कौशाम्बी की नहीं, कौशाम्बी वत्स की राजधानी है। ये जो 16 महाजनपद है ना, आप इन सब की राजधानियों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इन पे कई बार क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, महाजनपदीय युग में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए थे। इन परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। कृषि क्षेत्र में परिवर्तन आए हैं। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। हमने लकड़ी का हल देखा था वैदिक और हड़प्पा के टाइम पे। अब क्या है? लोहे के बनने लगे हैं फाल जो हैं। तो इससे क्या होगा? खुदाई ज़्यादा बेटर फॉर्म में हो पाएगी। लकड़ी जो है कम अंदर तक जा पाती है, जबकि लोहा ज़्यादा अंदर तक जा पाएगा। लोगों ने धान की कृषि बीज छिड़क कर करने की बजाय धान के पौधों का रोपण शुरू कर दिया था। हड़प्पा के बाद से हम वैदिक में आए और अब हम क्या देख रहे हैं? मौर्यास देख रहे हैं। जब चीज़ें आगे आगे बढ़ती हैं, कुछ ना कुछ नया आता है, टेक्नोलॉजी डेवलप होती है। तो इसी तरीके से यहाँ भी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को आज समझ में आया होगा। आप जब ये क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हैं तो ज़रूर पेपर पेन लेके बैठिए और अपना देखिए आप कितना सही कर पाए हैं, वरना ये सुनने से हमेशा याद रहने वाला नहीं है। और आप पहले पढ़ के आइए, इसीलिए आपको एक दिन पहले टॉपिक बता दिया जाता है। तो ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट अब हम करेंगे गुप्त साम्राज्य पे। ये जो 4-5 बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, पहले उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो 3 हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है हमारा गुप्त साम्राज्य। तो थैंक्स।